हेलो दोस्तों। तो यूपीएससी गुरुकुल के इस नए वीडियो में स्वागत है। ये हम एक नए विषय पर बनाएंगे जो हमारा अध्याय चल रहे हैं हमारे प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत के इतिहास तक, उससे इतर विषय पर ये वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि बहुत से कमेंट्स देखे मैंने लोगों के, और जिस तरह के बच्चों का ज्ञान देखता हूँ कि अधिकतर मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में तो बच्चों को बहुत पता रहता है। मध्यकालीन भारत यानी कि शुरू करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से, और प्राचीन भारत की बात करते हैं तो बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की या गुप्त की, या ज़्यादा से ज़्यादा किसी को बहुत आ रहा है तो हर्षवर्धन के बारे में बता देते हैं। इससे ज़्यादा कोई नहीं बता पा। किसी से पूछ लो कि 650 ईस्वी लगभग में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, उसके बाद आप 1191 ईस्वी में आप तराइन के युद्ध की बात कर रहे हो, तो बीच में कौन था? तो कोई कुछ बता ही नहीं पाता। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा राजस्थान का इतिहास है, वो भी उससे पहले का है नहीं। लोगों को मालूम नहीं है, मतलब इतिहास तो है कुछ, एक तो प्रामाणिक नहीं है, बहुत कुछ लिखा भी नहीं गया है, और लोगों को पता भी नहीं है। पता नहीं क्यों बच्चों को नहीं पता है, उस तरीके से पढ़ाया भी नहीं जाता है। कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, कभी नहीं भी आते हैं। तो ये जो 400 से लेके 500 साल का जो कालखंड है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो इसका एक टॉपिक, एक प्रमुख समय के बारे में बात करेंगे। तो हर्षवर्धन का जो समय था वो लगभग आपको 650 ईस्वी के लगभग था। उसके बाद जो उत्तर भारत में जो रिक्तता आ गई थी, तो उत्तर भारत में उस समय एक गुर्जर प्रतिहार वंश का नाम आपने सुना होगा। राजा भोज, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, सुना होगा। तो वो जो राजा भोज थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश के थे। ये शायद लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि वो इतने महान राजा थे, इसीलिए उनके नाम पे कहावतें हैं, पर इतिहास में बहुत कुछ नहीं पढ़ाया जाता है उनके बारे में। इतिहास की किताबों में बीए एमए तक भी नहीं पढ़ाया जाता। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में आज पढ़ेंगे। और जिस शासक की हम बात करेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश। अब हो सकता है आपको लगे कि इसके बारे में तो आपने सुना ही नहीं है, पता नहीं, कोई छोटा सा राज्य होगा। तो भारतीय परिदृश्य से बिल्कुल अखंड भारत में शासन तो इनका नहीं था, लेकिन अगर आप अन्य राज्यों से, अन्य साम्राज्यों से तुलना करें तो फिर भी बहुत बड़ा इनका राज्य था, जिसमें राजस्थान का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का क्षेत्र हर्षवर्धन के बाद इन्हीं का शासन शुरू हुआ। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र, ये क्षेत्र हम मैप में देख लेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये लगभग, ये इनका लगभग क्षेत्र था। ये पूरा क्षेत्र आप देख सकते हैं, पूरा उत्तर भारत, लगभग राजस्थान के कुछ भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारे भाग इनके राज्य के अंतर्गत आते थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था, बहुत ही बड़ा राज्य था। तो इस इनके इनके जो संस्थापक थे, ग्वालियर प्रशस्ति में इनका जिक्र मिलता है। ग्वालियर प्रशस्ति राजा भोज के समय में लिखी गई थी। उसमें इनका संस्थापक के रूप में, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक के रूप में इनका जिक्र मिलता है। और वो राजा हैं नागभट्ट प्रथम।
तो नागभट्ट प्रथम का इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। सिर्फ इस कारण से नहीं कि वो एक इतने बड़े राज्य पे शासन करते थे, परंतु उसके और भी महत्व है। नागभट्ट प्रथम के बारे में दो स्रोतों से हमें पता चलता है। एक तो ग्वालियर अभिलेख में उनका उल्लेख है गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक के रूप में। दूसरा, एक अरबी इतिहासकार अल बलादुरी ने अरब आक्रमण का उल्लेख किया है, तो इससे इनको जोड़ के देखा जाता है। ग्वालियर अभिलेख में इनके बारे में उल्लेख है कि ये संस्थापक तो थे ही, साथ ही इन्होंने अरब आक्रमण को भी पछाड़ दिया था, उनको पराजित कर दिया था। तो इस बारे में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि मोहम्मद पहला अरब आक्रमण भारत में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था, जिन्होंने राजा दाहिर को पराजित किया था। उसके बाद जो द्वितीय आक्रमण हुआ वो नागभट्ट प्रथम के समय में हुआ था। नागभट्ट प्रथम का समय जो माना जाता है वो लगभग पक्का नहीं कह सकते, पर लगभग 730 ईस्वी से 760 730 ईस्वी से 760 ईस्वी के बीच का जो कालखंड है, जो पीरियड है, इसमें इनका राज्य था। तो इसी समय लगभग द्वितीय अरब आक्रमण हुआ था, जो कि जुनैद इब्न अल रहमान अल मुर्री, इनके बहुत लंबे लंबे नाम होते हैं, इतने में तो पूरे परिवार के नाम हो जाएं जितने में एक नाम रखते हैं। तो जो इसका नाम था जुनैद इब्न अब्द अल रहमान अल मुर्री या इब्न अबाना के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में इतिहासकार अल बलादुरी ने लिखा है। तो उसने ये लिखा है कि इसने बहुत सारी विजयों का वर्णन किया है अल बलादुरी ने, और अल बलादुरी ने यह भी लिखा है कि इसने उज्जैन पर आक्रमण किया था। लेकिन अल बलादुरी ने सिर्फ ये लिखा है कि इसने उज्जैन पर आक्रमण किया था, ये कभी नहीं लिखा कि उज्जैन को विजय किया था, जो उसने अन्य क्षेत्रों के बारे में लिखा है। साथ में ग्वालियर अभिलेख ग्वालियर अभिलेख ये बताता है कि इन्होंने अरब आक्रमणकारियों को पराजित किया था। तो इन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि नागभट्ट प्रथम के समय में अरब आक्रमण हुआ था और इन्होंने अरब आक्रमणकारियों को पराजित किया था। स्रोत इसका हो जाता है ग्वालियर अभिलेख, और इनका इनका जो प्रमुख रोल है वो कुछ इस तरह से भी है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। ये मैप में आप देख सकते हैं। अगर उस समय का आप जानना चाहें तो गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के ठीक नीचे यहाँ पर राष्ट्रकूट साम्राज्य हुआ करता था, और इसके नीचे जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे आप आजकल मूवी भी आई है और आप जानते होंगे चोल साम्राज्य हुआ करता था। तो ये उस समय की कहानी है। आपने बप्पा रावल के बारे में भी सुना होगा। तो बप्पा रावल के बारे में भी यही कहा जाता है कि नागभट्ट प्रथम ने उस समय एक संघ का निर्माण किया था, और बप्पा रावल भी उस संघ का ही भाग थे। तो ये एक प्रमुख घटना को इस वीडियो के द्वारा बताया गया है, जो कि अन्य भी बहुत महत्वपूर्ण शासक और बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी इस कालखंड में, 700 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में। वो किसी और वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तो ये एक प्रमुख राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में अगर कुछ भी आता है तो वो आपको पता रहेगा, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक और अरब आक्रमण को संघ जो बनाया गया था भारतीय राजाओं का, जिसमें बप्पा रावल भी थे। तो उस आक्रमण के कारण इनका एक महत्वपूर्ण स्थान भारतीय इतिहास में है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।